इस वीडियो में हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले पार्ट में हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तक पढ़ा था, तो आज आगे कवर करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें पहली चीज़ आती है अपने पसंद के रिलीजन को चुनना, उसे फॉलो करना और उसका प्रचार भी करना, उसे पॉपुलराइज भी करना। और कोई रिलीजन आपको फोर्स नहीं कर सकता रिलीजन के नाम पे टैक्सेस, डोनेशन या किसी भी ऐसी अमाउंट के लिए। ये जो भी काम होंगे सब अपनी मर्जी से होंगे। ठीक, अब आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे। अब ये राइट्स खास तौर से माइनॉरिटी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं ताकि सब अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर संभाल के रख पाएँ। इसके लिए उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का भी अधिकार है। और माइनॉरिटीज़ होती क्या है? ऐसे लोगों का ग्रुप जिनकी सेम लैंग्वेज या सेम कल्चर है या सेम रिलीजन है और वो पॉपुलेशन का बहुत छोटा हिस्सा है, उन्हें माइनॉरिटी बोला जाता है। और उन्हीं के लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स खास तौर से बनाए गए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था, क्योंकि ये राइट लोगों को उनका राइट वायलेट होने पे कोर्ट जाने की सुविधा देता है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कुछ ऑर्डर्स इशू करने की पावर्स है, जिसे रिट्स बोलते हैं। अब इन 5 टाइप के रिट्स को देखते हैं। पहली है हिबियस कॉर्पस। अब हिबियस कॉर्पस का लिटरल मतलब होता है टू हैव द बॉडी। इसमें अगर किसी इंसान को गलत तरह से अरेस्ट या डिटेन किया जाता है तो कोर्ट अरेस्टिंग अथॉरिटी को एक ऑर्डर इशू करता है उसे कोर्ट में पेश करने का। और अगर कोर्ट को अरेस्ट का रीजन जस्टिफाइड नहीं लगा तो उसे उसी टाइम फ्री कर दिया जाता है। ठीक, ये होता है हेबियस कॉर्पस। अगला आता है मैंडेमस। इसका लिटरल मतलब होता है टू कमांड। ये तब इशू होता है जब कोर्ट को लगता है कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा या किसी और का राइट ब्लॉक कर रहा है। तीसरा है प्रोहिबिशन। इसका मतलब है रोकना। ये तब इशू होता है जब हायर कोर्ट्स को लगता है कि लोअर कोर्ट्स के पास कोई ऐसा केस है जो उनकी जुरिस्डिक्शन, उनके दायरे से बाहर है। फिर आता है को वारंटो, जिसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोर्ट को पता चलता है कि किसी ने कोई ऑफिस गलत तरीके से हासिल किया है या उस ऑफिस में बैठने के वो क्वालिफाइड नहीं है, तब को वारंटो इश्यू किया जाता है। और लास्ट में आता है सर्शुरारी, मतलब टू बी सर्टिफाइड, जिसमें एक कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे रहा है कि आपके यहाँ जो मैटर पेंडिंग है उसे हमारे पास भेजिए। ठीक, अब राइट्स के लिए जुडिशरी के अलावा कुछ कमीशंस भी बन रखी हैं जिनका काम है वुमेन, दलित्स और माइनॉरिटी के राइट्स की प्रोटेक्शन करना। ठीक, अब आगे आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे, जिसे हम DPSP भी कहते हैं। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि सबको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ चीज़ें जो ज़रूरी थीं पर लैक ऑफ फंड्स की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी, उन्हें DPSP में डाल दिया ताकि आगे आने वाली सरकारें रिसोर्सेज और नीड के अकॉर्डिंग उन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन मैंने आपको बताया था कि पहले DPSP में था, बाद में उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक, तो फंडामेंटल राइट ने हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दी, जबकि DPSP ने सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ध्यान रखा। अब जो गाइडलाइंस DPSP में मेंशन करी गई हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी इन पॉलिसीज़ के लिए कोर्ट को मूव नहीं किया जा सकता। ये सरकार के ऊपर है कि उन पे कब काम करना है। अब DPSP में 3 चीज़ें हैं। पहला, ऐसे गोल्स जो हमें एज अ सोसाइटी अडॉप्ट करने चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसे राइट्स जो हमारे पास होने चाहिए पर है नहीं। तीसरा, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक, अब ये कुछ चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर मेंशन हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। इसके अंदर बस यही है कि क्या क्या चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हैं। ठीक, अब फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच का कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले आता है मतलब। तो फंडामेंटल राइट्स एसेंशियल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, और DPSP गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट को लॉज और पॉलिसीज़ बनाते टाइम ध्यान रखनी है। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है और DPSP पार्ट 4 में। फंडामेंटल राइट का नेचर नेगेटिव है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को मना कर रहा है कुछ करने से, और DPSP का नेचर पॉजिटिव है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को बोल रहा है ऐसा करने के लिए। फंडामेंटल राइट्स लीगली इन्फोर्सिबल हैं, DPSP नहीं है। अगला पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं और डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। लास्टली, फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रखे हैं, पर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज बनाने पड़ेंगे। ठीक, तो ये थे बेसिक दोनों के बीच के डिफरेंसेस। आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। अब आपको याद होगा कि पार्ट 1 में मैंने बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, पर उसे लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम इंडिया में ज़मींदारी सिस्टम होता था जो ब्रिटिशर्स ने ही शुरू किया था। अब ज़मींदारी सिस्टम में सारी ज़मीन कुछ ज़मींदारों के पास थी और वो किसानों से काम करवाते थे। अब जब इंडिया आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट ने ये ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने की सोची, उसे हटाया। पर क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था तो ज़मींदारों ने अपनी आवाज़ उठाई, क्योंकि भाई उनका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा था। बहुत सालों तक ये केस चला और फाइनली 1973 में केशवानंदा भारती केस आया। ये केस इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। तो केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया कि जिसमें ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ, इक्वालिटी, स्पीच एक्सेट्रा, जो पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता, बट उसे छोड़ के बाकी सभी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, और इसीलिए 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर पार्लियामेंट ने उसे फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300A के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीज़न को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, उसी तरह हर सिटीज़न की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई। पहले 10 थी, अब 11 हैं। अब ये ड्यूटीज़ फंडामेंटल तो हैं पर एनफोर्सिएबल नहीं है, मतलब अगर आप नहीं करते तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता, यानी आपको जेल या एक्शन नहीं लिया जा सकता आपके खिलाफ। ठीक, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसी हैं, जैसे हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें ही हैं। ठीक, अब ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें लिखें और इन सब के आंसर्स आपको इन्हीं नोट्स में मिल जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम या डाउट आए तो फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक, so that's all for today. Hit that like button and subscribe to our channel. Keep studying and thanks for watching.